समुद्र की सतह पर एक दर्जन रक्त शार्क तेजी से तैर रहे थे और इन शार्क्स पर बैठी दत्तुश जलाथोसमदगी का गहरा भाव था क्योंकि वे जानते थे कि आज का मिशन मान्य नहीं होने वाला था। लीडर, हमें कुछ जानकारी मिली है, एक विशेषज्ञ ने चुपके से कहा। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। अचानक एक और विशेषज्ञ ने पानी में हाथ डुबो हुए नजदीक आते हुए व्यक्ति का इशारा किया। उसकी नाक कुछ टेढ़ी थी और वह जोर से बोल रहा था, ये क्या है? वह टेढ़ी नाक वाला आदमी इस आवाज को सुनकर इधर-उधर देखने लगा। सामने एक बहुत ही अजीब दृश्य था। समुद्र की सतह पर एक गहरी लाल रोशनी फैल रही थी और उसका केंद्र एक आदमी था जो लगातार उनके बीच बढ़ रहा था। क्या यह वही है? उस टेढ़ी नाक वाले आदमी ने चौंक हुए पूछा। वह आदमी चुपचाप आगे बढ़ रहा था और उसकी आंखों में कुछ विशेष था, कुछ जो बाकी सबसे अलग था। कमांडर जयराज का कहना है कि उन्होंने लक्ष्य का पता लगा लिया है और उस पर ट्रैकिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। एक और विशेषज्ञ ने देखा। उसकी आवाज जोर में उत्सुकता थी। तो वह हमारे बहुत करीब है, नुकीली नाक वाले आदमी ने कहा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक दिखाई दी। क्या हम उसे रोक पाएंगे? वह चुप था। फिर उसने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, यह एक पुण्य है जो सीधे हमारे दरवाजे तक आ रहा है। उसकी मुस्कान में एक खौफनाक रुख था। जल्द ही एक तेज ध्वनि समुद्र के भीतर गूंजने लगी और हरे रंग की एक अजीब सी रोशनी ऊपर उठने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे एक पतली आकृति में बदल गई जो बहुत जल्दी उस टीम के सामने जोर प्रकट हो गई। हाँ, मुझे सही जगह मिल गई है, छोटू ने ताली बजाते हुए कहा। वह एक युवा लड़का था लेकिन उसकी आंखों में गहरी ताकत और शांति थी। वह जैसे इस दुनिया से बाहर का था। बच्चे, टेढ़ी नाक वाले आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सचमुच नरक में कदम रख चुके हो, लेकिन जब तुम यहाँ हो तो इस नरक से बाहर जाने का सोच भी मत ना। लेकिन छोटू की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। वह शांत था, जैसे उसे इस युद्ध का कोई डर नहीं था। जैसे ही दत्यो उस जलातू किया, उसकी आंखों में एक निर्भीकता थी। तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, छोटू ने से बाहर का था। बच्चे, टेढ़ी नाक वाले आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सचमुच नरक में कदम रख चुके हो, लेकिन जब तुम यहाँ हो तो इस नरक से बाहर जाने का सोच भी मत ना। लेकिन छोटू की से बाहर का था। बच्चे, टेढ़ी नाक वाले आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सचमुच नरक में कदम रख चुके हो, लेकिन जब तुम यहाँ हो तो इस नरक से बाहर जाने का सोच भी मत ना। लेकिन छोटू की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। वह शांत था, जैसे उसे इस युद्ध का कोई डर नहीं था। जैसे ही दत्यो उस चला जोर या उसकी आंखों में एक निर्भीकता थी। तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, छोटू ने धीरे से कहा। मैं यहाँ नरक में घुसने के लिए नहीं आया हूँ नैरा, मैं तो तुम सभी को यहाँ से बाहर भेजने आया हूँ। आदजा। तभी उसने अपने हाथ से एक विशाल ताबूत के काले कौवा को उठाया। उसका शरीर एक हरे रंग की चमत्कारी रोशनी से दमक लगा। ये रोशनी बिजली की गति से फैलने लगी और जैसे ही उसने ताबूत को पकड़ा, उसके चारों ओर एक शक्तिशाली चक्र बन गया। रक्त शार्क के विशेषज्ञों ने हमला किया, लेकिन छोटू की गति इतनी तेज जोर थी कि वह उनके सामने से गुजर गया। एक अजीब सा गहरी धीमी आवाज समुद्र में गूंजने लगी और फिर हुआ कुछ अविश्वसनीय। छोटू के पीछे पूरी दत्त उस जलातू में एक अजीब परिवर्तन हुआ। जैसे ही वह चलता गया, विशेष जीवों के शरीर धीरे धीरे धूसर होने लगे, उनकी शक्ति क्षीण होने लगी, जैसे जीवन की ऊर्जा किसी अज्ञात शक्ति द्वारा खींच ली जा रही हो। तभी टेढ़ी नाक वाले आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम हो और क्या तुम कर रहे हो? उसकी आवाज में अब डर था। छोटू ने बिना किसी भय के उसे देखा और हल्के से जोर मुस्कुराया। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारी गलती है, अब इसका परिणाम भुगत। तभी टेढ़ी नाक वाले आदमी ने अपने रक्त शार्क को आदेश दिया और शार्क ने जबरदस्त छलांग लगाई। लेकिन छोटू के हाथों में अब एक दिव्य शक्ति थी जो समुद्र में चारों ओर एक चमकदार हलचल पैदा कर रही थी। जैसे ही शार्क ने हमला किया, छोटू ने ताबूत की कड़ी से उसे रोका और एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर फैली। रक्त शार्क और उसके विशेषज्ञ, जो कभी दत्यो उस जलातू माने जाते थे,
अब सिर्फ साए साए करती आकृतियां बनकर समुद्र में समा गए। आखिरकार टेढ़ी नाक वाले आदमी की आंखों में घबराहट और डर का एक मिश्रण था। वह अब यह जोर समझ चुका था कि वह जिस मृत्यु देवता से सामना कर रहा था वह एक ऐसा शख्स है जिसका मुकाबला करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। छोटू ने अपना ताबूत उठाया और उस पर हल्की काली रोशनी की लकीरें रेंगने लगी। तुमने अपनी गलती कबूल की, अब तुम्हें भुगतना होगा, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा हो। अचानक टेढ़ी नाक वाले पूरी ताकत लगाते हुए शार्क को फिर से आदेश दिया, लेकिन अब देर हो चुकी। आदमी ने अपनी आंखें झुका ली और उसने अपनी थी। छोटू ने एक अंतिम कदम बढ़ाया और समुद्र में एक विशाल हलचल मच गई। यह केवल एक शुरुआत थी। दूसरी ओर हुक नाक वाला आदमी पहले ही रक्त शार्क से भाग चुका था और पानी में डूबने की कोशिश कर रहा था। यह आदमी वाकई बहुत ताकतवर था। ऐसा लगता है कि मैं अकेले इसे नहीं हरा पाऊंगा, मुझे सिर्फ दूसरों को ही साथ लाना पड़ेगा। समुंदर में डूबने वाले उस हुकदार नाक वाले आदमी की आंखों में अनिच्छा और क्रूरता झलक रही थी। वह बेतहाशा सोच रहा था, तुम्हारे सारे साथी मर गए हैं, अकेला जीवित रहना अच्छा नहीं लगता ना। हालांकि अचानक उस झुकी हुई नाक वाले आदमी के पास से एक हंसी की आवाज आई और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ जोड़। उसने अचानक अपना सिर उठाया और ठीक सम पाया कि काला ताबूत का कफ बेरहमी से उसकी ओर टूट रहा है और उसके साथ मौत जैसी लहरें उठ रही थी। अटकना हुक नाक वाले आदमी के शरीर से राजसी सितारा शक्ति बिना रोक टोक के बाहर निकल आई। हालांकि काले ताबूत के कव ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और नीचे की ओर झूलता गया। धमाका, एक बार फिर एक दबी हुई आवाज गूंजी। काली रोशनी से भरे काले ताबूत का कव हुन वाले आदमी के शरीर पर जोर से गिरा और समुद्री पानी तुरंत फट गया। 1000 फीट ऊंचा पानी का खंभा आसमान की ओर बढ़ा और मौत की एक लहर हुक आंख वाले आदमी के शरीर में मक्खन में गर्म चाकू की तरह घुस उड़क। हुक नाक वाले आदमी से एक मुट्ठी भरा काला खून निकला जिसका चेहरा खौफ से भर गया था। इसके बाद उसकी आंखों के सामने का दृश्य तेजी से अंधेरे में बदल गया। उसके शरीर के भीतर की जीवन शक्ति तेजी से उस पर आक्रमण कर रहे घातक उतार चढ़ाव से अलग हो रही थी, जबकि उसके शरीर की जीवन ऊर्जा ने अपनी सभी पुनः प्राप्ति देश को नष्ट कर दिया था। जीवन मृत्यु ताबूत का कव, यह मेरे हक में क्यों है? ये थे उस झुकी हुई नाक वाले आदमी के अंतिम विचार जब उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह से गाजोड़ हो गई। छोटू हवा में खड़ा था, उसकी आंखें उस उदार नाक वाले आदमी पर उदासीनता से वह देख रही थी जिसकी जीवन शक्ति पूरा समाप्त हो चुकी थी। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में जीवन मृत्यु ताबूत कफ को देखा, क्योंकि उसकी आंखों में अनायास ही प्रशंसा और पोशाक की ल दिखाई दी। यह संभावना थी कि उसका बिनिंग स्काई कोड्रोन इस जीवन मृत्यु ताबूत के छोटे स्काडो को खत्म करने के बाद अपना सिर उठाएगा। वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। छोटू ने सिर हिलाया बिना किसी और हलचल के उसका शरीर हिल गया और एक चमकती हरी रोशनी में बदल गया जो एक बार फिर आगे बढ़ गई। चूंकि कमांडर जयराज अपने आदमियों को इकट्ठा करने के बाद छोटू से निपटने बार केस की योजना बना रहा था ताकि छोटू अपने सभी गुर्गों को पहले ही पूरी तरह से हटा सके। आधे घंटे बाद इस समुद्री क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में एक निश्चित स्थान पर छोटू ने अपना सिर नीचे किया और रक्त दानव शार्क दल के छोटे से दस्ते के क्रूर चेहरों को देखा। हालांकि वह केवल थोड़ा मुस्कुराया, बिना किसी अनावश्यक शब्द बोले उसने जीवन मृत्यु ताबूत कफ को पकड़ा और नीचे की ओर दौड़ा। कुछ मिनट बाद समुद्र की सतह पर 1 दर्जन धूसर लाशें तैर रही थी। लाइफ डेथ कॉफिन कफ जोड़ बिजली की गति से चलते हुए खून के प्यासे ब्लड डायमंड शार्क दल के एक स्कड लीडर से टकराकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके झटके से फूटा जंगली और हिंसक बल उस आकृति को समुद्र में गहराई तक ले गया। जब वह पानी की सतह पर फिर से उभरा तो उसके शरीर में कोई जीवन शेष नहीं था। ये चौथा शुरुआती गहन जीवन चरण का स्कड लीडर था। छोटू ने उस मरे हुए विशेषज्ञ को उदासीनता से देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और फिर वह बिना किसी
भी रुकावट के आगे बढ़ गया। इस शांत समुद्री क्षेत्र में वह एक तरफा नरसंहार बट कर रहा था। जहां भी वह हरे प्रकाश के साथ गुजरता वहां बल डेमन शार्क दल के विशेषज्ञों की लाशें पीछे छोड़ जाती। इनमें से कोई भी उस पतली मौत की बर्बरता इसको नहीं देख पा रहा था, जिससे उसका चेहरा हरा पड़ गया था। अंततः उसने खुद को रोका नहीं और गुस्से से आकाश की ओर दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ में एक गहरी करवात थी जो कमांडर जयराज तक पहुंच गई। कमांडर जयराज, हमारे 10 कमांडर जयराज की आंखें भयावह, काली और क्रोध से भरी मानिम थी। उसकी आवाज भी कर्कश हो गई थी। क्या कोई और मिल गया? ये सुनकर स्क्वाड्रन लीडर के चेहरे का रंग बदल गया। उसने अपने बगल में खड़े अन्य स्क्वाड्रन लीडरों जोड़ों देखा और उसका मुंह सूखने लगा। अब ऐसा लगता है कि उसने हम जैसे कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला है। एक आवाज जो डर और हताशा से कांप रही थी गूंजी। एक अन्य स्क्वाड्रन लीडर ने घबराते हुए पूछा, कमांडर जयराज अब क्या करें? क्या हमें अस्थायी रूप से पीछे हट जाना चाहिए और दल से और सेनाएं बुलानी चाहिए? कमांडर जयराज की आंखों में एक ठंडी क्रूरता चमकी। किसी ने धीरे से संकोचपूर्ण स्वर में सुझाव दिया, धम्मा हमला करना शायद सही होगा। लेकिन जयराज ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उस व्यक्ति की बात को अनसुना कर दिया। घेराबंदी करो, उसने आदेश दिया और 10 सेक्शन लीडर्स को बुला लिया। उनकी योजना थी छोटू को घेर कर फंसाने की। हालांकि जयराज ने सने में भी नहीं सोचा था कि छोटू की योजना कहीं अधिक घातक और क्रूर होगी। छोटू का शांत लेकिन घातक स्वर। छोटू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया? उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। अगर आपने मुझे यहाँ से निकलने का कोई मौका दिया होता तो ये सब नहीं होता। कमांडर जयराज के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने उग्रता से कहा, आखिर जो बोता है वही काट। तुमने हमारे रक्त दानव शार दल के मामलों में हस्तक्षेप करने जोर हिम्मत की है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? छोटू की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, इस अराजक दानव सागर में निर्दयता के बिना कोई जीवित नहीं रहता। इसीलिए कमांडर जयराज, मुझे निर्दय ठहराने का कोई अधिकार आपको नहीं। कमांडर जयराज ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी सेना को चुनौती दी है, अब तुम्हारी हड्डियों का नाम भी नहीं बचेगा। छोटू ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और आत्मविश्वास से कहा, जब तक मैं हूं ये सागर मेरी क्रूरता को परिभाषित करेगा। उसने अपने हाथ में पकड़े जीवन मृत्यु ताबूत कवर को कसकर पकड़ा और समुद्र की सतह पर जोर से मारा। समुद्र में एक जोरदार धमाका, बड़ी लहरों का उठना। लहरें इतनी उग्र थी कि ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र स्वयं जीवित हो गया हो। कमांडर जयराज का चेहरा पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, जीवन मृत्यु ताबूत कवर, क्या तुमने रवीना को मार डाला और ये ताबूत छीन लिया? छोटू ने उसकी बात पर गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, मैं तुम सब की तरह क्रूर नहीं हूँ। मैंने उसे बचाने में मदद की है। ये ताबूत उसने खुद मुझे अस्थायी रूप से उपयोग के लिए सौंपा है। जयराज की आंखों में भय और क्रोध की मिली जुली चमक उभरी। उसने गुस्से से कहा, बेटा, अगर तुम रवीना और ये ताबूत कवर जोड़ सौंप दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पिछले व सोप दाग तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पिछले कमां को भूल जाऊंगा। उसने छोटू को धमकी भरे स्वर में चेतावनी दी, हमारे दत्यो उस जलातू ना खा पाओगे ना चैन से सो पाओगे। छोटू ने उसकी बात पर हंसते हुए सिर हिलाया। उसकी मुस्कुराहट में व्यंग्य का पुट था। उसने ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए लेकिन मैं मना करता हूँ। कमांडर जयराज की आंखों में एक बार फिर क्रूरता की लहर दौड़ गई। उसने कठोर स्वर में कहा, लगता है तुम केवल ताकत के आगे झुकोगा बेटे। तुम्हारे पास भले ही यह ताबूत कवर है लेकिन तुम्हारी ताकत सिर्फ प्रारंभिक परम जीव रैंक की है। मेरे पास महापरम जीव रैंक का अनुभव और 3 विशिष्ट योद्धा हैं। छोटू ने उसकी बात पर हल्के से हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो या छिपकर हमला करने की योजना बना रहे हो? छोटू की धीमी लेकिन डरावनी हंसी गूंजती है। उसके हाथ में पकड़े ताबूत कवर ने अचानक हिंसक रूप से प्रतिक्रिया दी। बैंग
बैंक समुद्र की सतह पर धमाके होने लगे। बड़ी लहरों ने कई आकृतियों को समुद्र से बाहर फेंक दिया। वे आकृतियां खून से लथपथ और बुरी तरह घायल थी। कमांडर जयराज की आंखों में अब डर साफ झलक रहा था। छोटू ने उसकी ओर देखा और सख्त स्वर में कहा, तुम्हारी जोड़ क्रूरता और तुम्हारे दल का अंत आज से शुरू हो।